देखिए, अतीत के बारे हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम ये जान सकते हैं लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। आखेटकों आखेटको होते हैं शिकारी जो पशु भी पालन करते हैं और शिकार भी करते हैं। कृषि को शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी कि अतीत का मतलब होता है कि जो हमारे पीछे जो बीत चुका है उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो दोस्तों, अतीत से हम क्या-क्या जान सकते हैं कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, ये सब हम अतीत से जान सकते हैं। ये भी जान सकते हैं कि उस समय में बच्चे क्या खेलते थे और कौन-सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे और औरतें कौन से गीत गाती थी। ठीक है? ये सब हम जान सकते हैं। अब हम देखेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग यमुना नदी के किनारे यानी कि तट पर रहते थे। यानी कि जो यमुना नदी थी उसके तट पर रहते थे। इस यमुना नदी के पास रहने के भी कुछ कारण होते थे, वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे। इनमें कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास की विशाल संपदा से परिचित थे। ये अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। ये जानवरों का शिकार भी किया करते थे। देखिए, उस टाइम पे जो यमुना नदी होती थी ना, यानी कि है अब भी, यमुना नदी के किनारे रहने का क्या कारण था? देखिए, एक तो जहाँ पर जल होगा वहीं पर लोग रहेंगे, ये बात क्लियर है ना? और दूसरी बात क्या है, यदि जहाँ पर जल होगा वहीं पर घास उगेगा, फल फूल उगेंगे, पौधे लगेंगे, ये सब बातें क्लियर हो गई। तो एक बात बताइए, जहाँ पर फल फूल होंगे, घास होगी, वहीं पर जानवर भी आएंगे और जहाँ पर जानवर होंगे वहीं पर शिकार भी होगा। इसलिए लोग है ना नदियों के किनारे रहते थे और इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता था? शिकार करना। इसलिए जहाँ पर जल होगा वहां पर सब चीजें होगी। अब है सुलेमान और किरतर की पहाड़ियां। ये दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत के उत्तर भाग में स्थित है। यहीं पर 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूं तथा जौ की फसलें उगाना शुरू किया। देखिए, सीटेट में क्या पूछ लेते हैं कि सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ पर उगाना शुरू किया? तो हम बताएंगे कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। ठीक है? यहाँ भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू पशु बनाना शुरू किया तथा ये लोग गांव में रहते थे। देखिए, यहाँ पर पालतू पशु क्या बना? भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सब क्या बने? पालतू पशु। और लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। अब विंध्य यानी मध्य भारत की पहाड़ियां तथा उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां। विंध्य शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। ये बातें भी है ना कई बार टेस्ट में पूछ ली जाती है। ये सी टेट की तो मैं नहीं कहती, लेकिन वैसे भी ये है ना जीके के लिए अच्छी बात है। यानी कि ये विद धातु से बना है। भूमि को बेदकर उसकी गणना सप्तकुल पर्वतों में है। विंध्य का नाम पूर्व वैदिक साहित्य में नहीं है। ये बात भी पूछ लेते हैं कि ये बताइए कि इनमें से किसका नाम पूर्व वैदिक साहित्य में नहीं है, और उसमें ऑप्शन दे देंगे और एक उसमें विंध्य दे देंगे। यानी कि विंध्य, इसका नाम भी क्या नहीं है? वैदिक साहित्य में विंध्य का नाम नहीं है। यानी कि विंध्य पर्वत का कोई भी उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। और जो ये विंध्य है ना, महाभारत, ये मध्य भारत की पहाड़ियां, इन पर है ना, यहाँ पर सबसे पहले क्या उगाया गया था? चावल उगाया गया था। इस पर सबसे पहले चावल उगाया गया था। फिर है गारो की पहाड़ियां। गारो की पहाड़ियां क्या है? शिलोंग मेघालय की राजधानी है। इन्हीं पर्वतों में स्थित है। यह दुनिया में सबसे नम स्थान में से एक है। यानी कि जो ये गारो की पहाड़ियां है ना, ये शिलोंग मेघालय में स्थित है
और यहाँ पर ये दुनिया का सबसे नम स्थान है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नमी रहती है, वर्षा होती है। और खासी भी मेघालय में स्थित है। ये एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा बातें हैं, यानी कि खासी जो ये गारो खासो जयंती पहाड़ियां है ना, ये मेघालय में स्थित है। तो अब हम करेंगे सिंधु तथा सहायक नदियां। अब ये पूछ ली जाती हैं कि ये किसकी सहायक नदी है, ये किसकी नहीं है। ठीक है, तो सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियां। इसकी सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एवं सतलुज। सिंध नदी प्रमुख सहायक नदियां, यानी कि ये सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा देखो, जो इस बुक में जो इनका वर्णन नहीं है, लेकिन मैंने अपने नोट्स में इनका वर्णन किया है। इसके अलावा है गिलगित, काबुल, सवात, कुर्रम, टोची, गोमल, संगर इत्यादि सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब हम कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, यानी कि सबसे लंबी एशिया जो महाद्वीप है, इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु। यह पाकिस्तान, भारत के जम्मू एंड कश्मीर, चीन के पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है। उद्गम स्थल चीन के तिब्बत मानसरोवर के निकट शीन का बाब नामक जलधारा माना जाता है। इसकी लंबाई 3180 या 2880 किलोमीटर है। फिर अब हम ये देखेंगे कि सहायक नदियां होती कौन सी हैं। सहायक नदियां वे होती हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे नगर फूले फले। यानी कि देखो, ये आप लिख सकते हो यदि लिखना चाहे तो, सहायक नदियों के बारे में। यानी कि सहायक नदियां कौन सी होती हैं? सहायक नदियां वे नदियां होती हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे नगर फूले फले। अब ये पूछा जाए कि नगर नदियों के किनारे कितने वर्ष पहले फूले फले, तो ये आएगा 4700 वर्ष पूर्व। अब हम करेंगे गंगा और सोन। सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली नदी है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में सबसे बड़ी है। ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के जल स्रोत से पूर्व में स्थित है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्रों के निकटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब ये पूछ लिया जाता है कि गंगा के किनारे नगरों का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को मगध नाम से जाना जाता है। यानी कि गंगा नदी के दक्षिण में जो ये स्थान है ना, इनको किस नाम से जाना जाता है? मगध नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। ये तो भाई सबको पता है, मगध शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। अब हम जानेंगे कि लोग यात्राएं क्यों करते थे। क्यों करते थे ये तो नॉर्मल सी बात है, हम भी समझ जाते हैं। जैसे कि काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदा के कारण, सेनाएं विजय हासिल करने के लिए। जब युद्ध होते थे तो भाई एक स्थान से दूसरे स्थान युद्ध करने के लिए जाना पड़ता था, इसलिए भी लोग यात्राएं करते थे। व्यापारी कभी काफिलों तथा कभी जहाजों से मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु शिक्षा प्रचार के लिए तथा कुछ लोग रोचक स्थान ढूंढने के लिए यात्राएं करते थे। अब जो धार्मिक गुरु होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर लोगों को शिक्षाएं प्रदान करते थे। उसी प्रकार जैसे कोई जिसको टूर पे जाना पसंद होता है, किसी को घूमना पसंद होता है, वो एक एक नए स्थान को देखने के लिए यहाँ से वहां यात्राएं करते थे। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, भोजन बनाने के लिए, नए तरीकों को अपनाने के लिए एक दूसरे के विचारों को सुनते थे। और फिर क्या होता है देखो भाई,
जो भी हमारे इंडिया में जो भी संस्कृति चली हुई है ना, ये ऐसे ही नहीं चली। देखो, अब एक क्षेत्र में कोई विचार है, दूसरे क्षेत्र में कोई विचार है, तो ये क्या करते हैं, शादियां क्या होती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान के लोगों के साथ होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि हम वहाँ के कल्चर को जान सके, और हमारे जो अनुवांशिक जो जीन होते हैं, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, उनमें भी परिवर्तन आ सके। ठीक है, इसलिए है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शादियां होती थी, और जो अब भी होती हैं। हमारे इंडिया में जो भी बातें रही है ना, उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहा है। अब हम देखेंगे कि देश का नाम कैसे पड़ा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसका संस्कृत में अर्थ है सिंधु। क्या अर्थ है जिसका संस्कृत में? सिंधु। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा, और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। देखो, एक बात देखो कि जो ये यूनानी लोग आए थे, ईरानियों व यूनानियों ने, इन्होंने ना प्रॉपर भारत को इंडिया नहीं कहा था। इन्होंने ये जो सिंधु नदी है ना, इसके पूर्व में स्थित, यानी कि सिंधु नदी के जो पूर्व में जो भाग स्थित था ना, उसको इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, यानी कि जो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे ना भारत के, उनके लिए ही भारत का नाम प्रयोग किया जाता था, न कि पूरे भारत के लिए। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के ऋग्वेद में मिला है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, यानी कि संस्कृत का सबसे पहला और पुराना वेद है ना, ऋग्वेद, उसमें मिला है इसका उल्लेख। और अब है ना क्या, पूरे क्षेत्र को ही भारत कहा जाने लगा। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के विषय में। यह संस्कृत की प्रथम कृति है तथा लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। क्या है? ये संस्कृत की प्रथम कृति है और लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि ऋग्वेद कितना पुराना है, तो कितना पुराना है? 3500 वर्ष पुराना है। अतीत के बारे में कैसे जाने? अब हम जो हमारे पीछे हो गया ना, जो इतिहास है, जो अतीत है, उसके बारे में हम कैसे जाने? अतीत में लिखी पुस्तकों को ढूंढना व पढ़ना, पुस्तकें हाथ से लिखी जाने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहते हैं। देखो, अब हम क्या करेंगे कि अतीत के बारे में पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई हमें कहीं पर भी कोई सुराख मिल जाए, कोई पुस्तक मिल जाए, उससे हम अपने अतीत के बारे में जाने। और पांडुलिपि क्या होती है? जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, उसे पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजों ने इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहा है? पांडुलिपि को। यह शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ है हाथ से निकला, और पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा जो भोजपत्र होते हैं ना, भुज, जो हिमालय में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। आपने देखी भी होगी, 6th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसमें मिलेगा, एक पत्ता है और उस पर लिखा हुआ है कुछ, और उसे पांडुलिपि कहा गया है। और ये पांडुलिपियां ना अब ज्यादा हमें सुरक्षित नहीं मिली, क्योंकि ये पेड़ों की छाल पर लिखे जाने के कारण इनको कुछ कीड़ों ने खा लिया। ठीक है, और प्राय पांडुलिपियां मंदिरों तथा विहारों से प्राप्त हुई है। अब देखो भाई, पहले कौन पढ़े लिखे लोग होते थे? ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग पढ़े हुए होते थे, और वे कहाँ पर रहते थे? मंदिरों में। और ये जैसे विहार, ये जो विहार करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये गुरु आदेश उपदेश देते हैं, ये जो विहार करते हैं और जो मंदिरों में, इन दो जगह पर हमें पांडुलिपि मिली है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अलावा महाकाव्य तथा नाटक, कविताएं भी मिलती हैं, जो संस्कृत में लिखे मिलते हैं, अन्य तमिल व प्राकृतिक में मिलते हैं। यानी कि जो ये पांडुलिपियां हैं ना, इनको फिर अब हम लोगों ने किताबों पर लिखना शुरू कर दिया है, और अब इनमें क्या है, धार्मिक मान्यताएं, व्यवहार, कविताएं, विज्ञान, ये सब है ना, इनमें हमें मिला है।
और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो आम लोग है ना वो तो क्या करते थे, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन जो विद्वान लोग यानी कि जो पंडित लोग होते थे वो संस्कृत भाषा में बोलते थे। अब हम जानेंगे कि अभिलेख क्या होता है। जो लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए या किए जाते थे, ठीक है, उनको बोलते हैं अभिलेख। कुछ शासक अपने आदेशों तथा कुछ अपनी विजयों तथा कुछ लड़ाइयों का, प्राय शासक अपनी लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यानी कि पहले क्या होता था, अभिलेख ही होते थे कि इस राजा ने वहां पर विजय प्राप्त की, इस राजा ने ये किया वो किया, ये सब है ना अपने साम्राज्य में राजा लोग अभिलेख के माध्यम से लिखवा देते थे। और ये नहीं कि भाई राजा ही अभिलेख लिखवाता था, कोई अन्य स्त्री पुरुष भी अभिलेख के माध्यम से अपने कार्यों का विवरण करवाते थे। यानी कि यदि कोई भी स्त्री पुरुष कोई अच्छा कार्य करता तो वो भी अपना इसके माध्यम से अपना अभिलेख लिखवा देते थे। अब हम करेंगे इसका लास्ट, पुरातत्वविद यानी कि पुरातत्वविद, ऐसा व्यक्ति जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करता है उसे ही पुरातत्वविद कहते हैं। देखो भाई, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, पूरा मैंने पुराना, तत्व मैंने क्या होता है यानी कि कोई भी वस्तु, ठीक, और विद मैंने जानने वाला, यानी कि जो पुरानी वस्तु से जानता है वही पुरातत्वविद होता है। मिट्टी के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, यानी कि मिट्टी के पात्र है ना 4700 वर्ष पूर्व भी हुए थे, यानी कि प्रयोग में ला रहे थे। और 2500 वर्ष पूर्व चांदी के सिक्कों का प्रयोग होता था। अतीत शब्द बहुवचन है, ये भी एक बार सीटेट में आया था कि अतीत शब्द क्या है, अतीत शब्द क्या है, बहुवचन शब्द है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये पहला पाठ हमने आज कर लिया है और कल मैं दूसरा पाठ आपको करवाऊंगी। और जो सीटेट के लिए जो ये छोटे छोटे बारीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब मेरी वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आप है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मैं ऐसे ही वीडियो आपको डालती रहूंगी। ओके, टेक केयर।